नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात और आज बात टिकैत की तैयारी की, जिस पर समूचा विपक्ष अपनी दावेदारी ठोक रहा है। आज सहारनपुर में राकेश टिकैत किसान आंदोलन को कैसे उन्होंने धार दी, इसकी रणनीति बता रहे थे। वहीं मेरठ में केजरीवाल आंदोलन के नाम पर अपनी जमीन तैयार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसानों पर अपनी दावेदारी ठोकने वाले केजरीवाल सिर्फ अकेले नहीं हैं, एक लंबी फेहरिस्त चल रही है। कृषि कानून के विरोध में पिछले 95 दिन से किसान आंदोलन कर रहे हैं। कड़ाके की सर्दी हो या फरवरी में मार्च वाली तपन, किसान डटे हुए हैं और आगे भी कुछ ऐसा ही इरादा है। कुछ इसी अंदाज में राकेश टिकैत सहारनपुर में नजर आए, जहां महापंचायत में राकेश टिकैत ने युवाओं को आंदोलन का हीरो बताते हुए आगे की रणनीति का पूरा खाका खींच दिया। किसान आंदोलन छोड़ लेगा, अपनी फसलों की कटाई करेगा। ये किसान ना आंदोलन छोड़ेगा, फसलों को कटाई करेगा किसान। सरकार गलत फहमी बना रहे हैं। ये पूरे होने जा रहे हैं, 100 दिन नहीं होगा, ये लंबा चलेगा आंदोलन। 120 रुपया बेच रहे कंपनी वाले ने, ये बात है भाई। किसान ने कहा है, गाँव के लोगों ने फैसला लिया है, देखते हैं उसमें क्या होता है। राकेश टिकैत कैसे पूरे देश में महापंचायत के जरिए आंदोलन को धार देने की कोशिश कर रहे हैं, इसे उनके आगे के प्लान से समझा जा सकता है कि राकेश टिकैत 1 मार्च को उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में, 2 मार्च को राजस्थान के झुंझुनू में, 3 मार्च को राजस्थान के ही नागौर में, 5 मार्च को यूपी के सैफई में, 6 मार्च को तेलंगाना में, 7 मार्च को गाजीपुर बॉर्डर पर, 8 मार्च को मध्य प्रदेश के श्योपुर में, 10 मार्च को यूपी के बलिया में, 12 मार्च को राजस्थान के जोधपुर में, 14 मार्च को मध्य प्रदेश के रीवा में, 20, 21 और 22 मार्च को कर्नाटक में और पश्चिम बंगाल चुनाव में महापंचायत के जरिए अपनी ताकत मजबूत करने की कोशिश करेंगे। पूरे देश भर में होगी। एमएसपी पे खरीद पूरे देश में नहीं है। 3 काले कानून बिजली उसके आगे हैं, भारत सरकार लेकर आगे कृषि के। ये कानून खत्म होंगे, एमएसपी पे कानून बनेगा, जब ही देश का भला हो सकता है। बहुत से बिल सरकार और लेकर आ रही है जो बेहद खतरनाक है। जहां एक तरफ टिकैत आंदोलन को मजबूत करने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ समूचा विपक्ष आंदोलन की फसल काटने की कोशिश में लगा है। रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मेरठ पहुंचे, जहां किसान आंदोलन को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला। पिछले 95 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर हमारे किसान भाई अपने परिवार, अपने बच्चों, छोटे छोटे बच्चों के साथ धरने पे बैठा हुआ है। दोस्तों, पिछले 70 साल में इस देश के किसान ने केवल और केवल धोखा देखा है। सबने धोखा दिया अपने किसान, सारी पार्टियों ने, सारी सरकारों ने। 70 साल में कई सरकारें आई। 70 साल में इस देश के लोगों ने लगभग हर पार्टी को सरकार बनाने का मौका दिया, लेकिन सभी पार्टियों की सरकारों ने धोखा दिया किसानों को। हर पार्टी के घोषणा पत्र में लिखा होगा, हमारी सरकार बना दो, हम तुमको सही दाम देंगे। सारी पार्टियां कहती है, चुनाव के पहले सारी पार्टियां कहती है जी हम आपको फसलों के सही दाम देंगे। एक पार्टी की सरकार ने आज तक नहीं दिया। अगर आज फसलों के सही दाम मिल जाते, हमारा देश का किसान आत्महत्या नहीं करता, हमारे देश के किसान को लोन नहीं लेना पड़ता। आज हमारे देश का किसान कहता है हमारा लोन माफ कर दो। सारी पार्टियां चुनाव के पहले कहती है हमको वोट दे दो, हम तुम्हारा लोन माफ कर देंगे। हर पार्टी चुनाव के पहले कहती है और किसी पार्टी ने नहीं करा। जीतने के बाद कहते हैं पैसा नहीं है, जीतने के बाद कहते हैं पैसा नहीं है। ये यूपी में किसानों के समर्थन में केजरीवाल की पहली रैली थी, जिसे सफल बनाने के लिए बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मेरठ पहुंचे।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मेरठ में पहुंचे और यहां पर उन्होंने किसान महापंचायत को संबोधित किया। अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर आधिकारिक तौर पे पहली ये रैली थी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, उसके बाद लगातार आम आदमी पार्टी सक्रिय तो रही है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कभी रैली नहीं की थी। लेकिन आज उन्होंने किसान महापंचायत के बहाने यहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर एक रैली को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि पिछले कई वर्षों में जहां उद्योगपतियों का 8.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कर्ज माफ किया गया, वहीं किसानों का 1.5 लाख करोड़ रुपए की कर्ज माफी नहीं हो पा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो किसान है कहीं ना कहीं इस नए कृषि कानून से खफा है और यहाँ पे किसानों के समर्थन में काफी ज्यादा लोग निकलकर बाहर आ रहे हैं। यही कारण है कि तमाम सही राजनीतिक पार्टियों की निगाह पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर है। इस बार आम आदमी पार्टी ने यूपी में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और अब पार्टी को लगता है कि किसान आंदोलन यूपी में पैर पसारने के लिए बड़ा मौका साबित हो सकता है। वैसे आंदोलन की ताकत केजरीवाल से बेहतर ही कोई समझ सके, पर यहाँ आंदोलन एक है, दावेदार कई है। क्योंकि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार किसान महापंचायत में शामिल होकर खुद को किसानों के हितैषी होने का दावा ठोक चुकी हैं और कई बार सरकार को ललकार चुकी हैं। इनका भी अहंकार तोड़ेंगे। इसी प्रधानमंत्री ने अपने लिए 2 हवाई जहाज खरीदे हैं। उन 2 हवाई जहाजों की कीमत 16,000 करोड़ रुपए है। आपके बकाये की कीमत 15,000 करोड़ रुपए है। आपको बकाया नहीं मिला, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपने लिए 2 हवाई जहाज खरीदे। अब कांग्रेस हो या आप या सपा या फिर रालोद, हर किसी की कोशिश है कि इस बार यूपी का चुनाव किसानों के नाम पर ही लड़ा जाए। पर सवाल इस बात का है कि आजादी के बाद से अब तक हर एक चुनाव ही किसानों के नाम पर लड़ा और जीता गया है, पर इसके बाद भी किसानों के हालात नहीं सुधरे। और ये बात किसान भी जानते हैं। शायद यही वजह है कि कृषि कानून की लड़ाई में विपक्ष से नजदीकी में एक फासला भी है, लेकिन विपक्ष ये सारे फासले मिटा देना चाहता है ताकि आंदोलन की फसल चुनाव में भरपूर तरीके से काटी जा सके। छोटी बात नहीं है। 3.5 ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात जर्जर पुल और हौसला पुल की, जहां देश विकास के रास्ते पर दौड़ रहा है, चांद पर प्लॉट खोजे जा रहे हों, वहीं आजादी के 74 साल बाद अगर जर्जर पुल पर रोज हजारों लोगों को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े तो फिर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि ये विकास और बदहाली के बीच की वो खाई है जो श्रावस्ती और लखीमपुर खीरी के हजारों लोगों की किस्मत बन गई है। ये रिपोर्ट देखिए। ये आजाद भारत का वो विकास है जिस पर हो सकता है कोई अपनी दावेदारी ना ठोके। हो सकता है कि ये सिर्फ श्रावस्ती या लखीमपुर खीरी की बदनसीबी ना हो, आपके अपने शहर की भी हो, जहां हर रोज जान जोखिम में डालकर आपका अपना कोई निकलता हो तो डर लगता हो कि कहीं कोई हादसा न हो जाए, क्योंकि कहने को तो हमने बहुत तरक्की की है, लेकिन श्रावस्ती लखीमपुर खीरी के हिस्से में सिर्फ यही तरक्की आई है। ये विकास और बदहाली के बीच की वो खाई है जिसे अब श्रावस्ती के 20 दर्जन गांव के हजारों लोगों ने अपनी किस्मत मान ली, क्योंकि जब शासन प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली तो गांव के लोगों ने खुद ही लकड़ी का पुल बना लिया। ये लकड़ी का पुल बना हुआ है। तो आप लोग इस पे चलते हैं, राप्ती नदी पे बना है ना? हाँ। तो चलते हैं तो डर नहीं लगता है? डर किसी का तो कोई उपाय है भी नहीं। अच्छा, क्यों सरकार ने कोई पुल नहीं बना रखा है क्या? अभी तो कोई ने इसको ख्याल ही नहीं किया अभी ने सरकार अभी तक। किसने बनाया है ये पुल? ये जो आम जनता जो घाट के हैं, गुड़िया ने साथ बिरादर के, उन्हीं लोग इसको ज्वाइन करे हैं बना के। डेली निकलना होता है सर यहाँ। लगभग कितने लोग निकलते होंगे इस पर? लगभग बहुत लोग तो निकलते हैं। तो इस पर निकलते होंगे तो डर तो महसूस होता होगा? डर तो महसूस तो होता ही सर, क्योंकि गिर गए तो हाथ पैर टूट भी सकता है। अब श्रावस्ती के हजारों लोगों के लिए ये सिग्नेचर ब्रिज है और यही वर्ली सीलिंग, क्योंकि जब सिस्टम उदासीन हो जाता है तो लोग भी समझौता कर लेते हैं, क्योंकि गाँव वाले पक्के पुल के लिए
प्रशासन को लिख लिख कर थक चुके हैं। प्रशासन कुछ भी जानते हुए भी अनजान बना हुआ है। अवस्थी जनपद के ककरदरी पर राप्ती पे ये काठ का पुल बना है लकड़ियों का, जिस पर हजारों लोग डेली निकलते हैं। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। लोगों के डर के बावजूद भी, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी आसपास की बाज़ारों से जुड़ी हुई है, करीबन 20 से 25 गांव इस पुल से जुड़े हुए हैं। बराबर हज़ारों लोग इस पर निकलते हैं। गांव वालों ने अपनी मेहनत से, कड़ी मशक्क़त से पैसा इकट्ठा करके इस लकड़ी के पुल का निर्माण कराया है। ऐसा ही कुछ सूरत हाल लखीमपुर खीरी का भी है, जहां गोमती नदी के इस पार से उस पार जाने के लिए जब कोई रास्ता नहीं बचा तो गांव वालों ने खुद एक अस्थायी पुल का निर्माण कर दिया। रूप से अभी आपने देखा है कि लगभग 700 पुलों व पुलियों का निर्माण पूरे जनपद में सरकार के स्तर से कराया जा रहा है। ग्रामीणों ने स्थानीय व्यवस्था के हिसाब से कुछ अपनी व्यवस्था की है। निश्चित रूप से हम ये देखेंगे कि अगर उनकी आवश्यकता है, उसकी फिजिबिलिटी है, तो उसके लिए हम लोग प्रस्ताव बना करके शासन से स्वीकृति करा करके मानक के अनुरूप वहाँ पुल निर्माण पर विचार करेंगे। महुआ डैम में जो गोमती नदी है, वहाँ आने जाने में, पार करने में दिक्कत होती थी और यहाँ कई गांव यहाँ आने जाने में दिक्कत है। हमारा जैसे महुआ डैम है, अलियापुर है, अब्बासपुर नदी पार, गोमती पार हमारी बैंक लगती है नक्की मोहम्मदपुर कला, और इधर मकसूदपुर में बाज़ार लगती है, वहाँ आने जाने में दिक्कत होती है। इसीलिए हम लोगों ने सभी ने एक लकड़ी का पुल बनवाया, सभी ने मिलकर बनाया है। लेकिन ये पुल खतरे से कम नहीं है। यहाँ रोज गांव वालों को खतरे का खिलाड़ी बनना पड़ता है। पर मुद्दे की बात ये है कि आजादी के 74 साल बाद अगर ये विकास है तो सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि बारिश के दिनों में जब पक्के पक्के पुल बह जाते हैं तो ये लकड़ी के जर्जर पुल कितनी देर टिकेंगे। उससे भी बड़ा सवाल ये है कि अगर कोई हादसा हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि लोकतंत्र में वोट की कीमत जितनी दिल्ली और लखनऊ के मतदाता की है, उतनी ही श्रावस्ती और लखीमपुर खीरी के मतदाता की है। फिर विकास के नाम पर ये भेदभाव क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात सफाई के लिए शक्ति साधना की। कन्नौज में एक तालाब की सफाई कर नारी शक्ति ने शक्ति साधना की मिसाल पेश की है, क्योंकि जब पूरा गांव तालाब की गंदगी से परेशान था, सिस्टम उदासीन था, शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, तब नारी शक्ति ने सफाई का जिम्मा उठाया। और फिर क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। ये नारी शक्ति की अनूठी मिसाल है। ये उस कन्नौज की तस्वीर है जिसका इत्र पूरे देश को महकाता है। लेकिन उसी कन्नौज के गांव खरगपुर में अगर एक तालाब गंदगी से पट जाए और लोगों को बीमारियों की सौगात देने लगे और प्रशासन इस पर अपनी आंख मूंद ले और लाख शिकायत के बाद सुध न ले, तो ऐसी नारी शक्ति को अपनी ताकत दिखानी पड़ती है। ऐसे ही फावड़ा उठाना पड़ता है। ये जो तालाब बना हुआ है ये काफ़ी पुराना बना हुआ है और इस तालाब में बहुत सारी गंदगी होती है, जिसमें कि कई बार मोर मरे हुए हैं और भी कई चीज़ें हैं जो इसमें काफ़ी गंदगी होने के कारण जो आसपास लोग रहते हैं उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तालाब बहुत गंदा है काफ़ी दिन से, इसमें कोई सुनवाई नहीं है। पक्षी प्यार सब मर जाते हैं तो बदबू हमारे घर में जाती है, फिर हम ही सभी लोग महिलाएं मिलकर साफ करती हूँ। दरअसल ये पूरे गाँव का इकलौता तालाब है, लेकिन तालाब की सफाई न होने के चलते बरसात का पानी ठीक से संचय नहीं हो पाता। इस तालाब में गंदगी इतनी ज्यादा है कि उसके आसपास से गुजरने में बदबू आती है। साथ ही गांव में महामारी के फैलने का डर बना रहता है। कई बार स्थानीय अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ आश्वासन मिलता रहा, जिसके बाद अपने गाँव को बीमारियों से बचाने के लिए ग्रामीण महिलाओं ने खुद प्रण लिया और फावड़ा उठाकर सफाई करने मैदान में उतर गए। ये तालाब बहुत गंदा है, मेरे घर के सामने ये पड़ता है और मई जून के महीने में बहुत ही इसमें महक आती है। तो मैंने 8-10 लेडीज़ों में मतलब संगठन बनाया और वही सब लोग मिलके यहाँ सफाई कर रहे हैं। गांव की महिलाओं ने संकल्प लिया, अब सरकार से कोई मदद नहीं लेंगे, जो करेंगे खुद करेंगे। और मेरे गांव में ये तालाब काफ़ी समय से है, इसमें बहुत सारी गंदगी फैल रही है,
और जब मैंने सब लोगों से कहा, अधिकारियों से, कोई सुनवाई नहीं हुई, तो मैं महिलाओं के साथ आई और इसका देखा वाला और बोला इसमें कछुए भी हैं जो मर रहे हैं और मोर भी है वो मर रही हैं। इस वजह से हम लोग मतलब हम और हमारे गांव की महिलाएं, लड़कियां खुद मिलकर इसको साफ करने लगे। नारी शक्ति के इस पहल से भले ही अधिकारी न जागे, लेकिन आसपास के गांव में स्वच्छता और जल संचयन को लेकर नींद टूट चुकी है। लोग तालाब की सफाई के लिए जुड़ रहे हैं। दरअसल जो गांव की महिलाएं जो समझाना चाहती थी, वो बात पूरे गांव को समझ में आ गई है। पूरे मुद्दे की बात यही है कि प्रशासन कब तक उदासीन बना रहेगा। मान लिया हर काम प्रशासन भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। मान लिया कई बार लोगों को अपनी जिम्मेदारी खुद निभानी पड़ती है, जैसे कन्नौज की इन महिलाओं ने निभाई। पर ये बात प्रशासन को कब समझ आएगी कि जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेना किसी भी समस्या का इलाज नहीं है, क्योंकि देश में हर साल हजारों लोगों की मौत गंदगी और प्रदूषण की वजह से हो जाती है। हर बार इसको लेकर बड़ी बातें की जाती हैं, पर इसके बाद भी कन्नौज के खरगपुर गांव के तालाब में गंदगी का अंबार लग जाए तो सवाल खड़े होना लाजमी है, क्योंकि ये सिर्फ कन्नौज या किसी एक गांव का नहीं, ये देश के लाखों करोड़ों लोगों का है जिन्हें गंदगी में रहना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात कुंभ में मन की बात की। प्रधानमंत्री महीने के आखिरी रविवार को देशवासियों से मन की बात करते हैं और आज पीएम ने मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया, जिसमें पीएम मोदी ने कुंभ की तैयारियों का जिक्र किया। वहीं पीएम मोदी ने स्मार्ट फार्मिंग के लिए बाराबंकी में हो रहे चिया सीड्स की तारीफ की। मेरे देशवासियों, कुछ लोग समझते हैं कि इनोवेशन करने के लिए आपका साइंटिस्ट होना जरूरी है। कुछ सोचते हैं कि दूसरों को कुछ सिखाने के लिए आपका टीचर होना जरूरी है। इस सोच को चुनौती देने वाले व्यक्ति हमेशा सराहनीय होते हैं। रविवार को पीएम मोदी ने पूरे देश से मन की बात की। पीएम मोदी ने हरिद्वार कुंभ और माघ पूर्णिमा के स्नान से अपनी बात की शुरुआत की, जिससे पूरे संत समाज का उत्साह बढ़ गया। पीएम मोदी ने खास तौर पर धर्म नगरी हरिद्वार का जिक्र किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, जिस तरीके से कुंभ मेले की भव्य तैयारियां की हैं, वो ऐतिहासिक हैं। इस बार हरिद्वार में कुंभ भी हो रहा है। जल हमारे लिए जीवन भी है, आस्था भी है और विकास की धारा भी है। पानी एक तरह से पारस से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कहा जाता है, पारस के स्पर्श से लोहा सोने में परिवर्तित हो जाता है। वैसे ही पानी का स्पर्श जीवन के लिए जरूरी है, विकास के लिए जरूरी है। वहीं प्रधानमंत्री के द्वारा कुंभ मेले की तैयारियों का जिक्र करने के बाद साधु संतों का उत्साह दोगुना हो गया। उन्होंने माघ महीने से शुरुआत की, 2021 कुंभ की शुरुआत की बात की। अब उन्होंने इतने देश के बड़े देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने एक संकेत दे दिया है। बाकी दायित्व यहाँ की सरकार का है, वो कैसा मेला कराए उसकी सरकार का उन्होंने कह दिया। और उन्होंने आज पूरे भारतवर्ष को ये बताया कि कैसे युवाओं को आत्मनिर्भर बनना है। गौरतलब है कि कुंभ मेले की अपनी आस्था है, जिसके लिए देश ही नहीं विदेशों से श्रद्धालु आते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात कही थी, तो उनकी मन की बात जो है ये सत्य है कि उन्होंने एक बात कही थी कि आत्मविश्वास उनका इतना है कि हिंदुस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे वो हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, सब उनके खिलाफ है, परंतु तब भी हमारे जो है पीएम साहब जीतते ही चले जाते हैं। वही मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने बाराबंकी में चिया सीड्स की खेती का जिक्र भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि चिया सीड्स की खेती कर प्रगतिशील किसान कर्नल हरीश चंद्र प्रदेश के किसानों के लिए नजीर बन गए हैं। गौरतलब है कि विदेशी बाजारों में सुपर फूड के नाम से जाने जाने वाली इस फसल की खेती में लागत महज 20 से 30 हजार प्रति एकड़ का खर्च आता है और मुनाफा कई गुना ज्यादा तक होता है। मैंने यहाँ पे सोचा कि कुछ नए तरह की खेती की जाए जो कि पारंपरिक फसलों से हटकर है। तो नेट पे सर्च करने से मुझे पता चला कि चिया सीड्स जो है काफ़ी फ़ायदेमंद फसल है और अभी तक हमारे यहाँ जो है फॉरेन कंट्रीज से, यूएसए, चाइना से लोग मंगाते हैं और ऑनलाइन बिक्री लगभग 1000 से 2000 रुपये किलो के रेट में होती है। तो मैंने इसका ट्रायल करने के लिए लगभग
हाफ एकड़ में ये फसल इस साल लगाई है। अब सबको उम्मीद है कि इस स्मार्ट फार्मिंग का फायदा देश प्रदेश के दूसरे किसान भी उठाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात करेंगे श्रावस्ती की, जहां पर अचानक ही पक्षियों की मौत होने से हड़कंप मच गया। दरअसल श्रावस्ती में अलग अलग जगहों पर आधा दर्जन कौवों और कबूतरों की मौत के बाद से लोग खौफजदा हैं और इनकी मौत किस वजह से हुई अभी तक साफ नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों को ये बर्ड फ्लू की दस्तक जैसा लग रहा है। ये तस्वीरें श्रावस्ती जिले की, जहां पर अचानक ही पक्षियों के मरने से हड़कंप मच गया। जिले की अलग अलग जगहों पर पक्षी मृत हालत में पाए गए हैं और इसकी वजह से अब पूरे जिले में लोग बेहद खौफ में हैं। कुछ दिन पहले ही बर्ड फ्लू ने सूबे के कई जिलों में दस्तक दी थी। कई जगहों से पक्षियों की मौत के मामले सामने आए थे और जांच के बाद पता चला था कि ये सभी बर्ड फ्लू का शिकार हुए थे। वहीं अब श्रावस्ती में भी कई जगहों पर पक्षियों की लाश मिल रही है, तो स्थानीय लोग भी इसको लेकर डरे हुए हैं। लोगों की माने तो ये पक्षी आसमान से उड़ते हुए तेजी से नीचे जमीन पर आए और कुछ देर तड़पने के बाद ही इनकी मौत हो गई। जी ये तो कई दिन से हो रहा है, लेकिन एक दो करके मतलब हो रहा था, तो हम लोग को ऐसे मतलब लड़के लोग खेल करके ऐसे कुछ कर रहे थे। इधर हम लोग आए तो देखे मतलब पड़े हुए थे, तो हम लोग देखे कि इधर कोई वीडियो बनाए जिससे कोई प्रशासन को अच्छा ये बताइए, इससे पहले भी कौवों की मौत हुई है जी? तो कोई यहाँ अधिकारी वगैरह जांच करने आया नहीं? नहीं, कोई नहीं। इस वक्त यहाँ पर कितने कौवे मरे पड़े हुए हैं? लगभग आधा दर्जन की मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक श्रावस्ती में आधा दर्जन कौवे और कबूतर अचानक ही मौत के मुंह में चले गए। हालांकि जिन पक्षियों की मौत हुई उनका पोस्टमार्टम भी किया गया, जिसके बाद अभी तक इनकी मौत के पीछे बर्ड फ्लू की वजह साफ नहीं हो पाई है। वहीं पशु चिकित्सा अधिकारी की माने तो इसे लेकर विभाग अलर्ट मोड पर है और लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि बर्ड फ्लू की दस्तक लोगों के लिए बेहद खतरनाक हो सकती है। जिले में जितने भी मुर्गी पालक और ये पक्षी थे, कुछ सैंपल जो भेजे गए हैं वो सभी निगेटिव आए हैं। बर्ड फ्लू जैसी कोई दिक्कत नहीं है और मरने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर मास गैदरिंग में कहीं या कहीं मरते हैं, जानकारी मिलती है तो सैंपल उनके लिए जाते हैं। और बहुत सारे रीज़न है, भूख से भी, प्यास से भी मर रहे हैं, बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं जो मर जाते हैं। अब हम आपको ये भी बताते हैं कि हम क्यों कह रहे हैं कि बर्ड फ्लू का खतरा बड़ा हो सकता है और इसके प्रति बरती गई लापरवाही लोगों की जिंदगी पर भी भारी पड़ सकती है। दरअसल बर्ड फ्लू को लेकर यूपी समेत 7 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया था। यूपी के कई शहरों में पक्षियों की मौत के मामले सामने आए थे। पक्षियों के कई सैंपल से बर्ड फ्लू के मामलों की पुष्टि भी हुई थी। कोरोना के बीच बर्ड फ्लू का बड़ा खतरा भी मंडरा रहा था। प्रशासन ने बर्ड फ्लू पर लगाम कसने के लिए तमाम इंतजाम भी किए थे। तमाम जगहों पर पक्षियों पर नजर रखी गई थी। पोल्ट्री फार्म और ऐसी जगहों पर खास ध्यान दिया गया था। बर्ड फ्लू का इन्फेक्शन कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। दुनिया में बर्ड फ्लू से संक्रमित 60% लोगों की मौत हो चुकी है। बर्ड फ्लू पक्षियों से जानवरों में फैलता है। ये बताने के लिए काफी है कि कैसे बर्ड फ्लू का खतरा लोगों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। और यही वजह है कि श्रावस्ती में जो पक्षी मरी हुई हालत में पाए गए हैं, उन्हें देखने के बाद लोग दहशत में हैं, क्योंकि जब तक उनकी सैंपल रिपोर्ट जल्द सामने नहीं आती, तब तक ये साफ नहीं हो पाएगा कि उनकी मौत के पीछे की असल वजह क्या है। क्योंकि अगर ये पक्षी बर्ड फ्लू का शिकार हुए हैं, तो ये बड़े खतरे का अलार्म हो सकता है और प्रशासन को इसके लिए कमर कसने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।